और हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़े कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और संधि के तीन रूप हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। व्यंजन संधि में दो स्थितियां हैं: व्यंजन का व्यंजन से मेल और व्यंजन का स्वर के साथ मेल या स्वर का व्यंजन के साथ मेल। और तीसरा विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम लोग स्वर संधि के भेदों को जो है जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब इसे बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे। आज मैं चूंकि लंबा न हो, चूंकि लिखने में समय लगता है, तो इसीलिए पहले ही लिख दिया हूं और इसी को मैं समझाऊंगा। तो जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वे तो जानते होंगे, प्रत्याहार सूत्र पढ़े होंगे। और प्रत्याहार सूत्र में अच और हल होता है। अच जितने स्वर हैं उनको अच कहते हैं और जितने व्यंजन हैं उनको हल कहते हैं। तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो उस अच संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, दूना। तो इसकी परिभाषा संस्कृत में है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः का मतलब वहीं अच के अंतर्गत अक है। तो अक जितने ह्रस्व स्वर हैं उनको अक कहते हैं। तो अक में अ, इ, उ, री और लृ को अक कहते हैं। संस्कृत में तो री और लृ का बहुलता में प्रयोग मिलता है, मगर उसके तत्सम रूप जो है हिंदी में बहुत कम आए हैं। तो मूल रूप से अ, इ और उ को हिंदी ने अपना लिया है। तो अब अक, तो अ, इ, उ, री और लृ को अक कहते हैं। और इनके सवर्ण, तो सवर्ण का मतलब बताया हूं कि सवर्ण जिसके स्थान और प्रयत्न, यानी कि स्थान यानी कि उच्चारण स्थान, जो वर्णों का हम लोग उच्चारण करते हैं किस स्थान से होता है। तो वर्ण विचार में मैं इसे पूरी स्पष्टता के साथ बताया हूं, तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक भी दे दूंगा। तो स्थान यानी कि किस स्थान से उच्चरित होता है। अब उसमें प्रयत्न, तो प्रयत्न क्या करते हैं, तो कभी मुंह खुला रखते हैं, कभी जो है सटा लेते हैं, कभी गोल कर लेते हैं। तो जब या कभी बंद, लगभग बंद कर लेते हैं, बंद नहीं होता है, तो उसको मुंह जब खुला हुआ रहता है तो उसको विवरित कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, उ करते हैं, तो ये सभी जो है विवरित हैं। तो प्रयत्न, स्वरों का प्रयत्न विवरित होता है। तो अ का स्थान कंठ है, तो अ का भी कंठ है, और आ कहते हैं तो और खुल जाता है, तो आ भी सवर्ण है। अ का सवर्ण आ हुआ। अब ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इस अ और ई सवर्ण नहीं होंगे, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का तालु है। वैसे ही उ का ओठ है, तो एक दूसरे के सवर्ण नहीं होंगे, मगर इनका जो दीर्घ रूप होगा, अ का दीर्घ रूप आ होगा, वैसे ही ई का दीर्घ रूप दीर्घ ई है, उ का दीर्घ रूप उ है, री का दीर्घ रूप री, जिसमें एक दू लगा दिया जाता है, और लृ का दीर्घ रूप लृ। तो नियम है दीर्घ संधि में कि जब
सवर्ण हो, यानी कि अ के साथ अ या आ, क्योंकि ये दोनों सवर्ण होंगे, तो अ या आ या आ या आ अगर जुड़ेगा तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी कि अ का दीर्घ स्वर होगा, आ का भी दीर्घ स्वर होगा। यहां पर मैं लिख दिया हूं कि अ मिलकर के क्या होंगे, आ होगा। और फिर वैसे ही अ और आ मिलकर के आ और अ मिलकर के आ और आ मिलकर के आ। तो अब इसको उदाहरण से देख लें। ज्ञान में अभाव, ज्ञान का अगर जो है वर्ण विच्छेद करेंगे, उन वर्णों को जो है तोड़ेंगे, तो ज्ञान में अंतिम जो है पहला, इसको पहला पद बताया हूं, कल बताया था, पहला पद दूसरा पद। तो पहला पद का अंतिम अक्षर या ध्वनि या वर्ण, क्योंकि अब लिखित रूप में है तो वर्ण मानेंगे, जो मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि, तो अंतिम ध्वनि यहां पर अ होगी। ज्ञान न धन अ, न बना है कैसे, न में अ के लगने से, तो अ और यहां पर हो गया अ, तो इस तरीके से और अ में जो है अ जुड़ेगा। ध्यान रखेंगे, जो मैथ वाले हैं, साइंस वाले हैं, वे तो जानते हैं कि जो है जोड़ का मतलब क्या होता है, मगर यहां पर जो चूंकि जो हिंदी के हैं तो उनको मैं एक बारीक बात बता दे रहा हूं कि संधि और समास में जोड़ का मतलब वो गणित वाला जोड़ नहीं कि जो दो जोड़ देंगे तो 4 होगा और 2-3 जोड़ देंगे तो 5 होगा। यहां पर जोड़ इसलिए रखा गया है कि उन दोनों को जो है का जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा है, जोड़ मैथ वाला नहीं, वरन यह जोड़ा बनाना, एक दूसरे के साथ मिलाना या एक दूसरे के साथ सटाना। जोड़ का निशान यही है, जो धन का निशान या जोड़ का निशान या जिसे प्लस का है, तो इसका मतलब 2 और 2 जोड़ करके जो है 4 कर देना नहीं, यानी कि अ और अ जो है मिल गया तो एक अ मिल गया तो जो है 2 अ हो गया, ऐसा नहीं, वरन उसको सटा देना है, जोड़ा बना देना है। तो और ज्ञान का अ और अभाव का अ मिला तो यहां पर हो गया ज्ञाना आ, यहां पर हो गया ज्ञानाभाव। वैसे ही अन अभाव, यहां पर अ है, यहां अ है, अ और अ मिलकर के ना, अंत में अ जो था आ हो गया अन्नाभाव। वैसे ही राम जोड़ अयन, राम में अ और अ का अ हो गया आ, तो रामा हो गया। अब रण कैसे हो गया, तो ये हम लोग व्यंजन संधि में जानेंगे कि कैसे जो है अ न हो जाता है। वैसे ही जन्म में अंतर, ज में अ है और अंतर में अ है, तो अ मिलकर के, वैसे ही अब अ और आ 4 स्थितियां हो जाएगी। अ और आ, तो हिम में अ है और आ में आ है, तो अ और आ मिलकर के मा, यानी कि हिमालय हो गया। वैसे ही भोजन जोड़ आलय, न का अ और आ का आलय का आ, ये दोनों मिलकर के भोजन में भोजन था तो भोजना हो गया, भोजना लय, भोजनालय। धर्मात्मा, धर्म में अ और आत्मा का आ, तो हो गया धर्मात्मा, धर्म में धर्म से धर्मा बन गया, उसमें आत्मा जुड़ गई। घन आनंद बराबर घनानंद। वैसे ही अब आ में अ जुड़ा, तीसरी स्थिति आ जाएगी आ में अ, तो परीक्षा में का आ और अर्थी का अ हो गया परीक्षा अर्थी, परीक्षार्थी यहां हो गया आ। वैसे ही विद्यार्थी, विद्या का आ, धन आ धन अ बराबर आ, यहां पर विद्या। तथा जोड़ अपि, तथा का आ, अपि का अ हो गया तथापि आ हो गया। यहां रेखा जोड़ अंकित, आ जोड़ अ बराबर रेखांकित। अब वैसे ही अब चौथी स्थिति आ धन आ, तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, आ आलय। महा का आ और आत्मा का आ हो गया महात्मा। वार्ता का आ और आलाप का आ बराबर हो गया वार्तालाप, यहां हो गया आ। वैसे ही कृपाकांक्षी, कृपा का आ और आकांक्षी का आ बराबर हो गया आ। अब वैसे ही ई के भी जो है 4 रूप होंगे या 4 स्थितियां होगी या 4 शर्तें होगी, ई और ई। तो रवि में वैसे ही रवि पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई है, और यहां पर इंद्र तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि ह्रस्व ई है। ई और ई मिल करके क्या हो जाएगा, यहां पर
दीर्घ मात्रा लग गई, ई की दीर्घ मात्रा, तो हो गया दीर्घ ई यानी कि रविंद्र। वैसे ही कविंद्र, कवि का ह्रस्व ई और इंद्र का ह्रस्व ई, यहां पर हो गया दीर्घ ई की जो है मात्रा लग गई, हो गया कविंद्र। और अभिष्ट, अभी का की में ह्रस्व और ई का ह्रस्व, तो ये हो जाएगा दीर्घ, तो यहां पर हो जाएगा अभिष्ट। दूसरी स्थिति ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तो कपि का ह्रस्व ई और दीर्घ ई का इस का दीर्घ ई हो गया, ये दीर्घ ई हो जाएगा, तो कपिस दीर्घ ई की मात्रा लग गई। यहां पर वैसे ही ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई की मात्रा रविश हो गया। परीक्षा, परी में ह्रस्व ई है, यहां पर ई है, तो हो जाएगी परीक्षा। वैसे ही गिरीश, गिरी में इस लग जाएगा गिरीश। अब तीसरी स्थिति होगी दीर्घ, दोनों दीर्घी, यानी कि पहले पद का अंतिम अक्षर भी दीर्घ होगा और दूसरे पद का आरंभिक अक्षर भी दीर्घ होगा। तो नदी धन ईस बराबर, यहां पर दीर्घ ई हो गया, इसमें भी जो है दीर्घ ई, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई की मात्रा यहां लग गई, हो गया नतीश। वैसे ही सतीश और रजनीश, रजनी में रजनी का दीर्घ और इसका दीर्घ हो गया रजनीश, यानी कि यहां पर दीर्घ मात्रा लग गई। वैसे ही अब उ में भी जो है चार स्थितियां होगी, उ और उ। तो भानु जोड़ उदय, भानु में ह्रस्व उ की मात्रा है और उदय में उ है, ये दोनों मिलकर के दुर्घ उ, और दुर्घ उ की मात्रा ये होती है। वैसे ही गुरु जोड़ उपदेश, गुरु में जो है ह्रस्व रु है और उ ह्रस्व है, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे दुर्घ उ, या और दुर्घ उ की मात्रा तो गुरु उपदेश। वैसे ही सु जोड़ उक्ति बराबर सुक्ति। अब दूसरी स्थिति ह्रस्व उ और दीर्घ उ, तो सिंधु जोड़ उर्मी बराबर सिंधुर्मी, दुर्घ की मात्रा हो गई। लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी, दीर्घ मात्रा। वैसे अब तीसरी स्थिति दीर्घ उ और ह्रस्व उ, दोनों मिलकर के क्या होंगे, दीर्घ उ, और दीर्घ उ की मात्रा ये हो गई। तो बधु जोड़ उत्सव बराबर बधुत्सव। स्वयंभू जोड़ उदय बराबर स्वयंभूदय, दुर्घ की मात्रा लग गई। वैसे ही दीर्घ उ और दीर्घ उ मिल करके दीर्घ उ होंगे। तो यहां पर भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा। अब उसके बाद री, तो री में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। तो ऐसे ही पितृ जोड़ ऋण, पितृ का में ह्रस्व री की मात्रा है और ऋण में भी ह्रस्व री की मात्रा है, तो ये दोनों मिलकर के पितृण, ऐसे उच्चारण करेंगे, थोड़ा री पर जोड़ देंगे, बलाघात उसे कहते हैं। वैसे ही मातृण, मातृण, दीर्घ की मात्रा धात्री पर में ऋण, तो धातृण। तो मूल रूप से दीर्घ संधि का यही रूप है संक्षेप में, कि जब अ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर के साथ उस स्वर का या उसके दीर्घ रूप का अगर मेल हो तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो अ के रूप आ हुआ, तो अ और आ या आ और अ या आ और आ का मेल होगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी। वैसे ही ई से ई का और उसके अन्य रूप का जब मेल होगा तो उसको भी दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। और वैसे ही उ का और उसके दीर्घ रूप का जब मेल होगा तो दीर्घ उ की मात्रा लगेगी या दीर्घ उ होगा, तो यही दीर्घ स्वर संधि के भेद हैं और उसके रूप हैं और उसकी प्रकृति है, जिसको प्रयास किया हूं कि आप लोगों को समझा सकूं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करना है, पूछना है, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, और इसे बार बार देखना भी है। सरल से हम लोग बाद में कठिन भी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग गुण संधि के बारे में जानेंगे।